तो वही हेडिंग पुरानी वाली है हमारी, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन तो वही नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वही जो पुरानी चल रही थी उसी से रिलेटेड हम करेंगे। कुछ और भी नई चीज़ें करेंगे इसमें, देख लेते हैं क्या क्या है। बाकी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बस एज अ रिवीजन के लिए आज हम कर रहे हैं इसको। जितनी पढ़ने लायक चीज़ें थी वो सारी हम पढ़ चुके हैं इसमें से रिलेटेड। कई लोगों ने एनसीईआरटी का अभी नहीं भेजा है, कुछ ही लोगों ने भेजा है सॉल्व करके। तो क्या अभी कंप्लीट कर लिया है सबने कि नहीं किया हुआ है? जिन लोगों ने नहीं भेजा उनसे पूछ रहा हूँ मैं, अपनी एनसीईआरटी के बुक से इसको कंप्लीट करना है ना। ओके, लिख लेते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम और भी हैं, वो लिख लेते हैं। इजी इजी थी वैसे तो, हम लोगों ने परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन किए हुए थे। कुछ और भी है नए क्वेश्चंस, वो लिख लेते हैं। और फिर कुछ और मॉडुलस के क्वेश्चन करेंगे या कुछ इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, अ प्लम्बर कैन बी पेड, राइट डाउन। A plumber can be paid under two schemes as given below. फर्स्ट पार्ट में गिवन है ₹600 and ₹50 per hour. चलो रुपीस का साइन चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं ₹100 और ₹50 पर आवर। और सेकंड में गिवन है ₹170 पर आवर। मतलब इसमें तो वो 600 तो फिक्स है, प्लस जितने घंटे काम कराएगा उसका ₹50 पर आवर के हिसाब से और भी देगा, काम का जो पैसा होगा प्लम्बर को वो और देगा। और दूसरे है स्कीम जिसमें कोई पहले बात का कुछ नहीं, 170 पर आवर के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो आगे लिख लेते हैं, इफ़ द जॉब टेक्स एन आवर्स, इफ द जॉब्स टेक्स एन आवर्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, for what value of n does the scheme 1 gives the plumber better wages. Scheme 1 gives the plumber better wages. तो जितना इस क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
तो एक बार ट्राई करें आप और बताएं आंसर कि कौन से उससे इसको जो है प्रॉफिट होने वाला है, मतलब फर्स्ट से प्रॉफिट चाहिए तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एन के बारे में उसने कहा हुआ है, एक प्लम्बर है जिसको इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड स्कीम के थ्रू आउट पैसा मिलता है, तो कह रहा है दोनों में एन आवर्स काम किया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन डज द स्कीम वन गिव्स द प्लम्बर बेटर वेजेस। एन इज ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। ओके चलो एक आंसर तो आ गया, और बताओ बाकी लोग भी बताएं। n इज ग्रेटर देन 12 दूसरा आंसर आ गया। और ग्रेटर देन 5। ओके बाकी लोगों का इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? इन लोगों ने तो तुरंत आंसर बताया, बाकी लोगों को टाइम क्यों लग रहा है? देखो मैं बताता हूँ फिर इसको। अभी तक जितने भी आंसर आए सारे गड़बड़ है, गलत है सारे। चेक करते हैं क्यों गलत है, देखते हैं। नंबर ऑफ आवर्स कितने दिए हुए हैं? एन आवर्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एन आवर्स है। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट स्कीम में अगर हम काम करेंगे अंडर फर्स्ट स्कीम, तो हमें क्या पैसा क्या मिलने वाला है? वेज ऑफ प्लम्बर जो होगा पहले वाले का, फर्स्ट वाली स्कीम में जो वेज ऑफ प्लम्बर होगा वो हो जाएगा कितना? 600 तो उसको देना ही देना है, प्लस 50 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिलेगा, तो 50 इंटू एन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो है सेकेंड स्कीम में जब करेंगे, अब सही आंसर आया है, स्मॉलर देन 5। तो वेज जब करेंगे इसका, वेज ऑफ प्लम्बर, तो दूसरे में उसने कहा है 170 एन। तो अब उसने जो क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है इफ द जॉब ऑफ टेक्स एन आवर्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन डज स्कीम वन गिव्स द बेटर वेजेस। तो स्कीम वन जो है वो बेटर देना चाहिए, तो स्कीम वन को ग्रेटर देन करेंगे ना स्कीम टू से। उसने ये बोला हुआ है नीचे लाइन में कि स्कीम वन गिव्स द प्लम्बर बेटर वेजेस, तो पहले वाले को बड़ा करना पड़ेगा, तो 600 प्लस 50 एन ग्रेटर देन 170 एन हो जाएगा। तो 600 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 170 एन माइनस 50 एन, तो ये हो जाएगा 120 एन, और ये हो गया 600। तो यहाँ से एन जो है वो 12 5 जा होता है 600, तो एन लेस देन 5 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा एन इज स्मॉलर देन 5। नंबर ऑफ आवर्स शुड बी लेस देन 5 आवर्स। यहाँ आंसर ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स शुड बी लेस देन 5 आवर्स। तो 5 घंटे से जब कम होगा
तभी जो पहला वाला है वो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। जैसे ही 5 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़्यादा बड़ा देने लगेगा सेकेंड वाला वेजेस, फर्स्ट वाला कम देने लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट 170 के मल्टीपल में आवर्स बढ़ने वाले हैं, जबकि यहाँ तो उसका 1/3 से भी कम है 50 एन, और 600 तो एक हो जाएगा बस। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, लेस देन को ग्रेटर देन कर दिया, तो एक ऑप्शन जरूर वैसा ही मिलने वाला है, तो इसलिए अगली बार देखें। फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, इसमें भी दिमाग लगाएं, इजी है। इनमें सब में कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो बहुत टफ बनने वाला हो, बहुत इजी मिलेंगे ये क्वेश्चन। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स cassettes and its cost equation for a week C equal to 300 plus 1.5x and its revenue equation is R equal to 2x, where x is the number of cassettes sold in a week. How many cassettes must be sold for the company to realize a profit? तो बस जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आने वाला है। इजी क्वेश्चन है एकदम। x इज ग्रेटर देन 600, दूसरा आ रहा है लेस देन 600, फिर तीसरे का भी आ रहा है लेस देन 600। ओके, कहाँ घूम जाते हो तुम लोग, ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में घूम रहे हो। चलो देखते हैं इसको भी। तो जिनका ग्रेटर देन 600 आया उनका करेक्ट है। लेस देन वाले थोड़ा ध्यान दें, इनइक्वालिटी पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो उसकी कॉस्ट इक्वेशन है C इक्वल टू वो कितनी है 300 प्लस 1.5x, और जो रेवेन्यू मिल रहा है वो है 2x। तो जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट तो इतनी लगने वाली है और उसको इतने में उसका रेवेन्यू इतना मिलने वाला है, तो रेवेन्यू माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दिया, तो रेवेन्यू है 2x माइनस कॉस्ट हो जाएगी -300 माइनस 1.5x, और इसी प्रॉफिट को उसने क्या बोला है, कंपनी रियलाइज टू अ प्रॉफिट, मतलब उसका प्रॉफिट होना चाहिए।
तो अगर प्रॉफिट होना चाहिए तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो पॉजिटिव बस इसको ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो 3.2x माइनस 1.5x, तो ये हो जाएगा 0.5x ग्रेटर देन 300। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 300 अपॉन 0.5। तो इसमें तो कैलकुलेशन भी खास नहीं है। x ग्रेटर देन 600, तो 600 कैसेट से ज़्यादा जब बेचे जाएंगे तो फिर हमें प्रॉफिट होने वाला है। हमें का मतलब उन्हीं को जिन्होंने ये कैसेट की कंपनी खोली हुई है। तो लिख लेंगे आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 600 कैसेट्स शुड बी सोल्ड टू रियलाइज अ प्रॉफिट। ऐसे लिखना पड़ेगा बोर्ड लेवल में, 11th लेवल में, स्कूल लेवल में, इस तरीके से हमको अपना आंसर देना पड़ेगा, पूरा सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले टर्न पे इवन का किया था, एक ऑड का क्वेश्चन लिखते हैं। ऑड के लिए अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया हुआ है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. Such that their sum is more than 11. चलो तो इसको ट्राई करो और आंसर बताओ फिर इसका क्या आने वाला है। हेलो सर। हाँ जी बताइए। 5,7 and 7,9। ओके गुड। सर 5,7, 7,5, 5,9 and 9,5। नहीं 5,7 हो गया तो फिर 7,5 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। ओके सर। तो सिर्फ दो ही बन जाएंगे, 5, 7 और 7, 9। अगर हमने 5, 7 लिख दिया और फिर 7, 5 लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो इजी था, सबने कर लिया होगा। क्या लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं। एक जो है वो ऑड पॉजिटिव x है और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। ये दो हमने लेट कर लिया। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो। x की वैल्यू कोई ऑड रखोगे तो यहाँ पर जब x की वैल्यू जैसे 1 रखा तो 3 आ जाएगा, 3 रखा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑड नंबर हमें यही मिलने वाले। उसने कहा है दोनों की वैल्यू जो है वो 10 से कम है, तो x और x प्लस 2 दोनों 10 से कम हो गए। तो ये x लेस देन क्या हो गया 8 और ये x लेस देन हो गया 10। और थर्ड उसने कहा है कि दोनों का जो सम है देयर सम इज़ मोर देन 11 होना चाहिए। तो 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 9/2 मतलब 4.5। तो इन दोनों को, बल्कि इन तीनों को अगर हम एक साथ मर्ज करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि x की वैल्यू भाई 8 से
9/2 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 8 से छोटी होनी चाहिए। 10 और 8 में 8 ही मिलने वाला है जो कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो x की वैल्यू क्या मिलने वाली, 4.5 है तो 5 मिलेगी, और फिर 7 मिलने वाली है, क्योंकि 6 तो होगी नहीं, क्योंकि तो इवन हो जाएगा। तो 5 और 7 दो मिल गई, 9 ले नहीं सकते, तो जो x+2 है वो क्या मिल जाएगा, 5 है तो 5+2 7, और 7+2 9। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5,7 और 7,9। ओके, तो ये सभी को आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। ये भी एक एनसीईआरटी का ही है, कई लोगों को डाउट आया है इसमें। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liter of the 45% solution. 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25%, but less than 30% acid contents. इसको भी करिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले।
आया क्या आंसर इसका? नहीं। हेलो सर। हम्म, हेलो हाँ सर, बोलो। 562.5 ओके, 5 562.52 900। ओके, करेक्ट है, करेक्ट, गुड। देखो बाकी लोगों को डाउट है उनको बता देता हूँ मैं कैसे करेंगे। इजी था लेकिन ये। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसने बोला है कि हाउ मैनी लीटर, तो हम लेट कर लेते हैं। अब पूरा पूरा नहीं लिखते, हमने लेट कर लिया कि एक्स लीटर जो है वाटर विल हैव टू बी एडेड, एक्स लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। तो अब उसने कहा है कि 1125 लीटर तो पहले से ही था 45%, और उसमें क्या है एक्स लीटर, तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो 1125 तो था ही, साथ में एक्स और ऐड हो गया, तो इतने लीटर का मिक्सचर बन गया अब हमारे पास। अब उसने कहा है उसकी वैल्यू जो है, उसने बोला है 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%। इसका 25% से ज़्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि 1125 का 1125 यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1125 ऑफ 1125 का जो है कितने परसेंट चाहिए, 45%। 45% ऑफ 1125 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जो मिक्सचर है उसका 25%, 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, तो ये 45/100 इंटू 1125 ग्रेटर देन, इक्वालिटी नहीं आएगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 25%, 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। तो इसको कट कर देते हैं, 100 तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जा और 5 9 जा, तो 9 इंटू 1125 ग्रेटर देन 5 इंटू 1125 प्लस 5x। अब इसको वन साइड ले तो 9 टाइम्स, इसको अगर हम दिमाग में मान लें कि ये y है, तो 9y में से 5y को माइनस कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट 4y बन जाएगा। तो 4 इंटू 1125 ग्रेटर देन 5x। 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो ये आ गया x लेस देन 900। तो ये एक तरफ की इनइक्वालिटी आ गई। सेकंड में उसने क्या बोला है, 45% से जो 25% है उससे ज़्यादा होना चाहिए और 30% से लेस होना चाहिए। तो यही सेम बन जाएगा, 45% ऑफ 1125 लेस देन बन जाएगा 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 45% है तो 1125 डिवाइडेड बाई 100 लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। तो ये फिर कट हो गया, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा, तो 3 इंटू 1125 लेस देन 2 इंटू 1125 प्लस 2x। तो 3 में से 2 माइनस हो गया तो बचा 1125 लेस देन 2x। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1125 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जो है वो 562.8। तो जो आंसर फाइनल इन दोनों को मर्ज करने से आएगा, 1 और 2 को जब मर्ज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे 1 और 2 को, तो हमारा आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 562.5 बट लेस देन 900। जब ये वैल्यू होगी
तो हमारा जो ऊपर वाला केस है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब एक दो ज़रा उस टाइप के इजी वाले करते हैं, उनका आंसर बताओ, फिर अभी आते हैं इनके वर्ड प्रॉब्लम में फिर से। एक दो ऑब्जेक्टिव करते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका कितना इजी आता है। राइट द इवन इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0। चलो ABCD में ऑप्शन में जवाब देना इसका क्या होगा। ये चलो ABCD छोड़ो, डायरेक्ट आंसर बताओ कितने होंगे और क्या क्या होंगे। यहाँ लिख दिया ना, राइट द इवन इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन 0। लेस देन और इक्वल टू 0 भी है, इक्वलिटी भी है यहाँ पर। क्या हुआ भाई, इसमें तो बहुत टाइम लग गया। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 और 10, हाँ बोलो। Sir, minus infinity से 3 open interval union 3 से 10। गलत है बेटा, क्या कर रहे हो, गड़बड़ है। चेक करो, रीचेक करो, फिर से करो। और किसी का कोई आंसर? मैं तो सोच रहा था ये बहुत इजी है तुम्हारे लिए, ये तो ज़्यादा हार्ड हो गया, जबकि इसमें कोई दम ही नहीं है। इनइक्वालिटी हमने मेथड ऑफ इंटरवल पढ़ा, हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा, उसको प्लॉट कर देना था और देख लेना था, और वो इवन इंटीग्रल सोल्यूशन बता देने थे क्या क्या आने वाले हैं। वो एक मिनट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर, तभी अच्छा है, इसलिए फंस रहे हो, सॉरी। यहाँ पर ये 1 नहीं है, अब करो, अब आ जाएगा। वो जो अभी तक आंसर बता रहे थे हो सकता है मे बी वो सही हो। अब करो अब, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पर 10 लिख दिया था मैंने, वो तो 0 था केवल, सॉरी। अब आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन ही गलत था। x माइनस 3 एक्स माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0 है। थ्री और 10, ओके। 10 और तो 3 जो है वो इवन है, उसने पूछा है इवन इंटीग्रल चाहिए, तब भी 3 भी आएगा, इवन इंटीग्रल में 3 भी आ जाएगा। और इवन इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए 3,10 बोलेंगे तो पता नहीं कितने सारे रियल नंबर उनके बीच में लाई कर जाएंगे। क्या कर रहे हो मेरे बच्चों, बवाल काट दिया तुम लोगों ने तो एकदम इस क्वेश्चन में। तो चलो मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। x माइनस 3 एक्स माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0 है। सॉरी, ये 10 बार बार क्यों लिख देता हूँ मैं, ये 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, और साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस बोलता है, क्योंकि सबकी पावर ऑड है तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो
तो जो हमारा आंसर सेटिस्फाई करेगा वो कह रहा है कि लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन का मतलब निगेटिव साइन, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3 to 10। अब 3 से 10 ये आंसर थोड़ा ना बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है। उसने चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है कि मेरी तरफ ध्यान दो। इवन चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, इवन चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, इवन चाहिए, इंटीग्रल चाहिए। तो 3 से 10 के बीच में हमें इवन नहीं पता कौन कौन से होंगे, और इंटीजर अगर हम ब्रैकेट में देते हैं मतलब ये सारे रियल नंबर भी हमने बोल दिए। तो हमारा जो आंसर होगा इवन इंटीग्रल का वो क्या हो जाएगा, 3 के बाद 3 तो होगा नहीं, एक 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा। तो ऐसे करना था भाई। ये तो मैं सोच रहा था सारे लोग जल्दी से जवाब दे देंगे, लेकिन चलो बीच में कुछ गड़बड़ भी हो गई थी। चलो एक और देता हूँ, उसका आंसर बताओ। राइट द नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल सोल्यूशन। अब ये जल्दी आ जाएगा। राइट द नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x minus 1 x minus 8 less than 0। क्वेश्चन पहले ढंग से पूरा पढ़ लिया करो कि क्या है। जज्बाती हो गया, हम जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि वो पूछना क्या चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं, इवन पूछ रहे हैं, ऑड पूछ रहे हैं, इंटीजर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ओके, सभी का आंसर आ गया 357। तो आंसर ये बोलोगे 3,5,7। सभी का गलत हो गया फिर। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या उसने पूछा है कि उनकी वैल्यू क्या क्या होगी। उसने कहा है व्हाट इज द राइट द नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल सोल्यूशन। कितने आएंगे ये पूछा है, क्या क्या आएंगे ये नहीं पूछा है। हर बार फंसते हो तुम लोग। इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा जो आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू 1 to 8 हो जाएगा। 1 से 8 के बीच में हमको ऑड इंटीग्रल बताने हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बतानी नहीं है, उनके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। तो ऑड इंटीग्रल क्या हो जाएंगे। चलो अब तो सबको समझ में आ ही गया कहाँ फंसे हम। एक तो 1 के बाद 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। तो ये ऑड इंटीग्रल है, तो उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल। तो नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर एक और। The water acidity in a pool, the water acidity in a pool is considered normal when the average pH केमिस्ट्री में तुम लोगों ने नाम सुना होगा इसका। pH रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट डेली
reading of 3 daily measurement is between 8.2 and 8.5. 8.2 and 8.5. If the first two pH reading are 8.48 and 8.35, find the range of the pH. Find the range of the pH. Find the range of the pH value of the third reading. Value of the third reading that will be result in the acidity level being normal. करो, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। ये भी बहुत इजी सा सम है, ऐसा कुछ खास नहीं है, हमने काफ़ी बड़े बड़े कर लिए हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ डालें और फिर इसको सॉल्व करें। हेलो सर। हाँ जी बताइए, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर x belongs to 7.77 to 8.67. ओके गुड, करेक्ट है आपका। तो देखते हैं, इसमें इतना वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए, क्यों लग रहा है देखते हैं। यहाँ पर जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एवरेज की बात हो रही है, और एवरेज का जो 3 डेली एवरेज है उनका मेज़रमेंट जो है वो 8.2 और 8.5 के मिड में है, और उसमें से 2 गिवन है, 8.48 गिवन है और 8.35 गिवन है। तो फिर तीसरा वाले को हम क्या लेट कर लेंगे, जिसका पूछ रहा है व्हाट विल बी द, इसका पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द पीएच ऑफ थर्ड रीडिंग, तो थर्ड रीडिंग को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, और जैसे ही थर्ड रीडिंग को हम एक्स लेट कर लेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लेट द थर्ड रीडिंग बी एक्स, लेट द थर्ड रीडिंग बी एक्स, और जो एवरेज है, वो जो एवरेज इन्होंने बोला है
वो एवरेज जो है वो किसके किसके मिड में लाई करता है, 8.2 से 8.5 के मिड में, और 8.2 से 8.5 के बीच में एवरेज हो गया। और ये जो एवरेज की वैल्यू है वो है 8.48 प्लस 8.35 सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। बस अब 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24.6 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 8 और 8 16 पॉइंट, और 8 और 5 13, 16.83 हो जाएगा ना। 8 और 5 13, 3 4 और 3 7 1 8, ओके। और प्लस एक्स, और ये 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 125.5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24.6 से माइनस कर देंगे 16.83 को, और 25.5 में से भी माइनस कर देंगे 16.83 को। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा सा इजीली। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इससे इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 24.6 जीरो कर लेते हैं, तो 7.77 जैसा इन्होंने बताया, 7.77 से लेकर ये हो जाएगा, इसको भी ज़ीरो कर लो और माइनस कर दो उसके बाद, तो 8.67। तो 7.77 से 8.67 के बीच में जब ये होगा तो फिर ये सेटिस्फाई करने वाला है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लिखते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसका आंसर सही बताइए आप लोग, सभी लोग। राइट द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation of the inequation x plus 1 x minus 5 less than 0, x plus 1 x minus 5 less than 0। हेलो सर। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर 5 करेक्ट है, करेक्ट है, 5 आएगा। आ गया होगा सभी का आंसर, ये तो इजी था सम। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और -1 दो हमारे पास हो गए, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सही है, सभी का आ गया है। प्लस माइनस प्लस, -1 से 5 के बीच में हमको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, 5 हो जाएंगे ना। कौन कौन से हो जाएंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक तो 0 1 2 3 4 यही होने वाले हैं, तो 5 इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल पूछता तो 4 हो जाते, 0 को गायब कर देते फिर, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हम सॉल्व कर सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं, द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर इनइक्वालिटीज, और एक इनइक्वालिटी दी है 5x + 1 ग्रेटर देन -24, और दूसरी है 5x - 1 लेस देन 24। x की वैल्यूज बतानी है जो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, वो क्या होनी चाहिए। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, बहुत इजी से, कुछ खास नहीं है इनमें इतना।
9.5 ओके। फाइव से लेकर 5.2 तक, -5 से लेकर ओके। -5.2 कैसे आया? सॉरी सर, नहीं 5 आएगा सिर्फ। हाँ वही तो, सीधे सीधे 5 5 जा 25 हो रहा। नहीं मैंने 25 ले लिया था, 24 था क्वेश्चन। ओके ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे और बस आंसर दोनों से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। 5x ग्रेटर देन -25 तो x ग्रेटर देन -5, और ये 5x लेस देन 25 तो x लेस देन 5। तो इन दोनों को ये कह रहा कि 5 से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा -5 से बड़ा होना चाहिए, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो -5 से x की वैल्यू 5 के मिड में जब होगी तब इस दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन। राइट द इंटीग्रल सोल्यूशन इफ एनी, राइट द इंटीग्रल सोल्यूशन इफ एनी ऑफ द इनइक्वेशन इस इनइक्वेशन में अगर कोई इंटीग्रल सोल्यूशन है तो उसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। x+2/x+1 लेस देन 1/3, x+2/x+1 लेस देन 1/3। -∞ टू -5/2। इसमें इंटीग्रल वैल्यू पूछी है बेटा जी, इंटीग्रल वैल्यू पूछिए कि इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। अगर ये आंसर लिखते हैं तो बहुत सारे रियल नंबर भी आ जाएंगे ना, -∞ से -5/2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर बनने वाले हैं। अरे तुमने भी ऐसे लिख दिया भाई, -1 टू -5/2। इसमें से तुम्हें इंटीग्रल सोल्यूशन देख के बताने हैं कौन से होंगे। -1 टू 5/2 लिखोगे मतलब तुमने फिर रियल नंबर को इंक्लूड कर दिया। इंटीग्रल का मतलब नहीं पता हमें कि इंटीजर वैल्यू बतानी है, इंटीजर वैल्यू। इंटीग्रल का मतलब है हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए कि इंटीजर वैल्यू क्या होगी। जीरो 1 2 3 4 5, ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो 2 लेस देन 1/3 हो जाएगा, 2 छोटा होगा 1/3 से। और तुम कह रहे हो -1 भी, अच्छा लिख दिया।
-1 तो कभी रखना ही नहीं है हमको, क्योंकि -1 रखने का मतलब है बवाल कट जाना। अपॉन में 0 आ जाएगा, मतलब एकदम भूकंप आने वाला है। -3 कॉमा Sir, only -3, ओके। अरे भाई चलो सॉल्व करते हैं, क्या क्या आंसर है देखते हैं, सबका कलेक्शन ले लेते हैं साथ में। x+2 अपॉन x+1 -1/3 लेस देन 0। 3 इंटू, पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कई बार मना किया गया है, जो अभी भी जिन लोगों ने किया है वो सुधर जाए, मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया 3 - 1 2x और 6 - 1 हो गया 5, और n2 में क्या आ जाएगा x+1 लेस देन 0 हो जाएगा। अपॉन वाले को ऊपर ले जाते हैं, ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, -1 और -5/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ले लेते हैं, तो अब -5/2 और -1 में -5/2 से -1 के बीच में होना चाहिए इसका आंसर। ये हमारा आंसर होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या बोला, उसने ये रियल नंबर नहीं बोला, उसने कहा इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए। तो हमारा आंसर तो x बिलोंग्स टू -5/2 टू -1 हो जाएगा। लेकिन इसमें से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर वैल्यू क्या होंगी, तो इंटीजर वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होगी, सिर्फ एक ही वैल्यू तो आएगी, और वो होगी x = -2। तो ये हमारा फाइनली आंसर बता दिया है यस ने, आंसर हो जाएगा -2। तो x = -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक छोटा सा पार्ट था जो कंप्लीट हो गया। वैसे हमने सारे रिवाइज क्वेश्चन ही किए हुए हैं जो पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम पे कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इससे जेई से कुछ नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रख के। बस मॉडुलस से रिलेटेड जो आएगा वो हम 12th में करेंगे। ध्यान ये रखना है हमको कि ये हमारे 11th के बोर्ड लेवल के लिए, 11th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड एक 12th में भी चैप्टर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें भी इसी का कॉन्सेप्ट सारा होगा, और उससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ईजी और इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे लिए बेकार नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में नंबर लाने का ये एक ज़रिया है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो 6 मार्क्स फ्री में मिलते हैं। कैलकुलेशन नहीं होता, बस केवल ग्राफ आप ड्रॉ करके सॉल्व हो जाता है। चलिए बच्चों, ओके, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अपना फिनिश करते हैं। ओके।